देखिए, भारतीय दंड संहिता 1860 सेक्शन 21 देखेंगे हम। लोक सेवक सेक्शन 21 जो है इसका लोक सेवक से संबंधित है। कैसे संबंधित है? लोक सेवक। गौरी कपूर ने पढ़ा था सरकार का सेवक। ठीक है, सेक्शन जो है कितने में था वो? आपका जो है 14 में होगा। 14 में सरकार का सेवक। 14 में क्या पढ़ा था? सरकार का सेवक। ठीक है, 14 में क्या पढ़ा था? सरकार का सेवक। सेक्शन 14 में था सरकार का सेवक और 21 में क्या है? लोक सेवक। इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन दोनों में अंतर, मूल अंतर बस इतना है कि ये नियोजित होता है। जो सरकार द्वारा क्या होता है? नियोजित। और ये इसमें जरूरी नहीं है कि नियोजित हो या ना हो। ठीक है, लोक सेवक के लिए ये शर्त जरूरी नहीं कि वो नियोजित हो। ठीक है, कोई भी हो सकता है लोक सेवक। जबकि सरकार का सेवक केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो सरकार की तरफ से नियोजित हो। ठीक, तो ये दोनों में मूल अंतर है। ठीक, सरकार का सेवक वो व्यक्ति है जो सरकार की तरफ से नियोजित होता है, जिसको सरकार तनख्वाह देती है। लेकिन लोक सेवक के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि वो सरकार की तरफ से नियोजित हुआ हो। अगर नियोजित हुआ हो तो जरूरी नहीं कि वो लोक सेवक हो। तो नियोजित है तो भी लोक सेवक हो सकता है, नियोजित नहीं है तो भी लोक सेवक हो सकता है। तो नियोजित है तो सरकार का सेवक है। तो नियोजित वाली शर्त जो है इंपॉर्टेंट है। नियोजित है तो सरकार का सेवक है। लोक सेवक भी हो सकता है, हालांकि नियोजित व्यक्ति, लेकिन नियोजित व्यक्ति लोक सेवक है ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक, अब देखिए 21 लोक सेवक की बात कहता है कि लोक सेवक क्या होते हैं। तो लोक सेवकों के यहाँ जो है 12 वर्ग बताए गए हैं। ये क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे कितने वर्ग हैं? 12 वर्ग। ठीक है, लोक सेवक के कितने वर्ग बताए गए हैं? 12 वर्ग बताए गए। हालांकि उसमें कुछ वर्ग निश्चित करे गए हैं, लेकिन फिर भी काउंटिंग में कहा जाता है कि 12 वर्ग हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है, क्योंकि पहला जो वर्ग है वो निश्चित हो चुका है। ठीक है, पहला जो वर्ग था इसका जो है, पहला जो वर्ग है वो 1950 में निश्चित कर दिया गया। ठीक है, दूसरा जो है आपका वो कहता है सेना, नौसेना या वायुसेना का आयुक्त या ऑफिसर। ये अपन थोड़ा सा पढ़ के बता। तो पहला क्या कह रहा है कि पहला तो निश्चित है, फिर भी निश्चित होने के बाद भी जो है 12 वर्ग ही माने गए हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। ये नहीं कि भैया वो निश्चित हो गया तो हम कहें 11 बचे, 12 ही वर्ग बचे, क्योंकि काउंटिंग में 12 पे खत्म होता है तो 12 ही वर्ग माने जाते हैं। तो इसको 12 ही वर्ग माने जाते हैं अभी भी। ठीक है, इसीलिए याद रखना कि लोक सेवकों के कितने वर्ग हैं? 12 वर्ग हैं। पहला समाप्त हो गया था 1950 द्वारा। दूसरा कह रहा है भारत की सेना, नौसेना या वायुसेना का हर आयुक्त या ऑफिसर लोक सेवक है। मतलब तीनों सेनाओं के जो आयुक्त या ऑफिसर होते हैं वो उनको लोक सेवक माना गया। ठीक, ठीक है, तीनों सेनाओं के जो अधिकारी हैं और आयुक्त हैं वो क्या है? लोक सेवक है। तीनों सेना मतलब जल सेना, थल सेना और वायु सेना। तीनों सेना के जो अधिकारी होते हैं और जो आयुक्त होते हैं उनको लोक सेवक माना गया है धारा 21 के तहत। ठीक, इसको केवल आपको पढ़ना है। ठीक, दूसरा, तीसरा है इसमें, क्योंकि दूसरा पढ़ रहे थे, अब तीसरा है कि न्याय निर्णयक कृत्यों को स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय, जूरी या बेंच के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा शासित किए गए न्यायाधीश भी लोक सेवक है। तो ये कह रहा है कि भाई न्यायाधीश को भी लोक सेवक माना गया है, जो विधि का कार्य करता है, विधि द्वारा जो सशक्त है और विधिक कार्य कर रहा है, कुल मिला के निर्णय दे रहा है, जजमेंट दे रहा है, वो न्यायाधीश भी क्या है? लोक सेवक है। तो सेना के अधिकारी और आयुक्त भी लोक सेवक हैं और न्यायाधीश भी लोक सेवक है। क्वेश्चन इन पे यही बनता है कि कौन लोक सेवक है कौन नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि न्यायाधीश भी क्या होते हैं? लोक सेवक होते हैं। ठीक, आगे कहता है न्यायालय का हर ऑफिसर, समापक, रिसीवर, कमिश्नर भी लोक सेवक है। ये कह रहा है न्यायालय का हर रिसीवर वगैरह नियुक्त कर देते हैं ना, समापक, कमिश्नर वगैरह, ये भी क्या माने गए हैं? ये भी लोक सेवक माने गए। न्यायालय की तरफ से अन्य कृत्य करने के लिए कभी कभी रिसीवर नियुक्त किए जाते हैं, तो वो भी क्या है? वो भी लोक सेवक ही है। ठीक, इसके अलावा ये कहता है पांचवा, किसी न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाला जूरी सदस्य, असेसर या किसी पंचायत का सदस्य भी लोक सेवक है। ये कह रहा है न्यायालय के जो सदस्य होते हैं उनकी सहायता करने में जो व्यक्ति लगे होते हैं वो भी लोक सेवक हैं, और यहाँ तक कि ये कहा है कि पंचायत का सदस्य भी लोक सेवक है। तो याद रखें। ठीक है, सेना के जो है अधिकारी और आयुक्त, अधिकारी, इसके अलावा आयुक्त, ये सब लोक सेवक है। सेना से मतलब यहाँ तीनों सेनाओं से है। ठीक है, तीनों सेनाओं से, सेना का मतलब तीनों सेनाओं से है। ठीक, इसके अलावा न्यायाधीश भी लोक सेवक है। न्यायाधीश, न्यायाधीश भी लोक सेवक है। इसके अलावा न्यायाधीश द्वारा जो नियुक्त रिसीवर वगैरह होते हैं, रिसीवर,
या प्रापक कहते हैं, ये भी लोक सेवक माने गए हैं। इसके अलावा पंचायत का सदस्य, ये इंपॉर्टेंट है सब, पंचायत का सदस्य, इसको भी लोक सेवक माना गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि इन पे क्वेश्चन बनते हैं। न्यायाधीश, रिसीवर, पंचायत का सदस्य क्या लोक सेवक है? लोक सेवक है। या इन लोगों की सहायता करने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी लोक सेवक हैं। इसके अलावा कहता है कोई ऐसा पदधारक जो किसी व्यक्ति को परिरोध में रखने या रखने के लिए सशक्त हो, लोक सेवक हो। मतलब जो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी कर सकता है, परिरोध में रखने का मतलब है जो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति रखता है, वो भी लोक सेवक है। ठीक है, गिरफ्तार की शक्ति रखता है। तो खैर हालांकि ये नहीं आता, तो याद रखेंगे ये तो आपकी, किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करने की कोई व्यक्ति शक्ति रखता है या उसको प्राधिकृत किया गया जैसे पुलिस द्वारा, तो वो भी लोक सेवक है। ठीक। इसके अलावा कहता है सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करने वाला या प्राप्त करने वाला या रखने वाला, है ना, ऐसा व्यक्ति को भी जो है लोक सेवक माना गया। एक चीज और छूट गई ऊपर, अपराधों का निवारण करने, इत्तला देने, अपराधियों को न्याय दिलाने वाला व्यक्ति को भी जो है लोक सेवक माना गया है। ठीक है, अपराध का निवारण करने वाला, इसमें पुलिस वाले ही हैं मोस्टली, गिरफ्तार कर सकते हैं, अपराधों को निवारण कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो ये सब भी जो है लोक सेवक होते हैं। इसके अलावा ये कहता है सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति संपत्ति को धारण करता है, रखता है, अपने कब्जे में रखे, उसकी सुरक्षा करता है, तो वो व्यक्ति भी जो है लोक सेवक माना जाएगा। सर्वेक्षण होता है, मतलब न्यायालय की तरफ से, वो सरकार की तरफ से जो सर्वेक्षण का काम करते हैं, निर्धारण का काम करते हैं, संविदा का काम करते हैं, राजस्व कलेक्शन का काम करते हैं, ये सब जो है लोक सेवक हैं। इसके अलावा कहता है किसी सामान्य प्रयोजन के लिए संपत्ति को ग्रहण करने या वहन करने आदि, अथवा कोई सर्वेक्षण दस्तावेज बनाने, अधिप्रमाणित करने हेतु कर्तव्यरत सरकार का प्रत्येक व्यक्ति भी जो है लोक सेवक माना जाता है। ठीक, ये केवल पढ़ने हैं आपको। इसके अलावा निर्वाचक नामावली तैयार करने, प्रकाशित करने, जो निर्वाचन संबंधी नामावली होती है ना, जो लिस्ट बनती है, उनमें जो लोग काम करते हैं वो सब लोक सेवक है। आजकल प्राइवेट कंपनियों के द्वारा कराए जाते हैं हालांकि, लेकिन उस समय जब वो काम कर रहे होते हैं तो वो लोक सेवक ही माने जाएंगे। जो आपके नाम जोड़ते हैं, घटाते हैं ना, वो सब की सब क्या है, लोक सेवक है। इससे मतलब नहीं कि वो सरकार की सेवा में है कि नहीं, वो भैया क्या कहते हैं अल्पकाल के लिए रखे गए हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, वो लोक सेवक ही है। सरकार की तरफ से काम कर रहे हैं, निर्वाचक नियमावली बना रहे हैं, तो वो लोक सेवक है। ठीक है। इसके अलावा कहता है हर व्यक्ति जो सरकार की सेवा या वेतन में हो या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये कह रहा है कि भाई सरकार की सेवा में हो, यानी कि सरकार का सेवक भी जो है लोक सेवक है। ठीक है, सरकार से वेतन पाने वाला व्यक्ति भी लोक सेवक है। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से काम करता है, फीस पे काम करता है, कमीशन के रूप में काम करता है, तो वो व्यक्ति भी लोक सेवक माने जाएंगे। इसके अलावा कहता है हर व्यक्ति जो स्थानीय प्राधिकारी की अथवा केंद्रीय, प्रांत या राज्य के किसी अधिनियम द्वारा अधीन स्थापित निगम की अथवा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में यथा प्रवासित सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में हो, लोक सेवक हो। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है स्थानीय प्राधिकरण जो है, जैसे नगर पालिका, नगर निगम होते हैं, इनके अधीन जो व्यक्ति लोग काम करते हैं या कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है, काम करते हैं, तो ये लोग भी जो है लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं। मोटे मोटे तौर पे आपको केवल इसको पढ़ना है, केवल याद रखना है 12 वर्ग होते हैं, 2-3 चीजें याद रखना है कि न्यायाधीश क्या लोक सेवक है, रिसीवर लोक सेवक हो, पंचायत का सदस्य, ये 3 चीजें आपको इसमें ये याद रखना है, इनको भी लोक सेवक माना गया है। इसके अलावा नगर पालिका आयुक्त, नगर पालिका, नगर पालिका आयुक्त, ये भी कौन है, ये भी लोक सेवक है। ठीक है, इसको ये भी याद रखना है आपको कि नगर पालिका जो आयुक्त है वो भी जो है लोक सेवक होते हैं। इसके अलावा भाई, इसके अलावा ये भी याद रखना है कि इनके अलावा ये जरूरी नहीं कि ये व्यक्ति जो है सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाए, सरकार के द्वारा चाहे नियुक्त किए गए हो या ना किए गए हो, लोक सेवक कहलाएंगे। सरकार द्वारा नियुक्त हो या ना हो, नियुक्त हो या ना हो, लोक सेवक हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा नियुक्त होना जरूरी नहीं है, इसमें लोक सेवक की परिभाषा के लिए नियुक्ति आवश्यक नहीं। अगर सरकार के द्वारा नियुक्त है तो भी लोक सेवक है, नहीं नियुक्त तो भी लोक सेवक ही है। ठीक है।
इसके अलावा अगर कभी कभी ऐसा होता है कि विधि मान्यता प्राप्त जो भी संस्थाएं वगैरह होती हैं परीक्षा का संचालन वगैरह करने के लिए, जी अपन परीक्षा से जुड़ा है ना, तो जो परीक्षा का संचालन वगैरह करते हैं विधि के द्वारा लोक निकाय जो नियोजित किए जाते हैं, लोक निकाय, लोक निकाय, ठीक है, परीक्षा करने के लिए जो लोक निकाय बनाए जाते हैं ना, उनमें जो व्यक्ति काम करते हैं वो भी जो है आपके लोक सेवक माने जाते हैं। वो भी क्या है, लोक सेवक है। लोक निकाय के जो सदस्य होते हैं वो भी जो है लोक सेवक माने जाते हैं, ठीक है, लोक सेवक माने जाते हैं। इसके अलावा एक दो चीजें बाकी केस वाइज रहती हैं चीजें इसमें कि कौन से लोक सेवक है। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आता है क्या भाई, क्वेश्चन आता है कि भाई क्या सांसद और विधायक लोक सेवक होते हैं, सांसद और विधायक क्या लोक सेवक होते हैं? भाई सांसद और विधायक जो है लोक सेवक की परिभाषा में नहीं आते। अब आपको भाई नहीं आते, जनता के तो सेवक होते हैं लेकिन वो लोक सेवक नहीं माना गया उन्हें। सांसद विधायक लोक सेवक नहीं होते। सांसद विधायक लोक सेवक हो जाते हैं जब वो मंत्री का पद धारण कर लेते हैं। अगर किसी सांसद को या विधायक को मंत्री बना दिया जाता है तो वो लोक सेवक हो जाते हैं, लोक सेवक, ठीक है। अगर केवल और केवल केवल सांसद है कोई, केवल आपका विधायक है, केवल विधायक है, मतलब कोई अभी उसे मंत्री नहीं बनाया है, तो फिर वो लोक सेवक नहीं, ठीक है, लोक सेवक नहीं है। ये केस बेस पर रहता है, ठीक है। और मंत्री बन जाता है जब कोई सांसद तो भैया लोक सेवक है, वो जनता का सेवक है, तो लोक सेवक हो जाता है वो। ये भी याद रखना है आपको, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये दो तीन चीजें मोटी मोटी आपको इसमें याद रखना, बेसिकली ज्यादा कोई खास क्वेश्चन इसमें आता नहीं। अब सेक्शन 22 देखिए, इसमें जंगम संपत्ति के बारे में बताया गया कि भी जंगम संपत्ति क्या होती। एक चीज और इस लिखी है इसके स्पष्टीकरण 2 में कि कोई व्यक्ति अगर लोक सेवक के पद पर है, अगर उस पद की नियुक्ति में कोई त्रुटि भी है तो भी उसे लोक सेवक माना जाएगा, ठीक है। पद के में कभी कभी हो जाता है ना कोई त्रुटि वगैरह है, तो भी जो है उसे लोक सेवक माना जाएगा। बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक। अब देखिए सेक्शन 22 कहता है जंगम संपत्ति। सेक्शन 22 जंगम संपत्ति। जंगम संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है कि भाई जंगम संपत्ति है क्या। तो ये कह रहा है जंगम संपत्ति शब्दों से यह आश्रित है कि इसके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हो या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से झगड़ी हुई हो इसके अंतर्गत नहीं आती। तो इस संहिता में केवल मूर्त संपत्ति को जंगम संपत्ति माना गया है। मूर्त संपत्ति इसमें कह रहा है इस संहिता के अंत केवल मूर्त जंगम संपत्ति, मूर्त को ही जो है जंगम संपत्ति माना गया है। जो मूर्त संपत्ति है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो जंगम संपत्ति, सॉरी जंगम मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूर्त संपत्ति को जंगम संपत्ति माना गया है। मूर्त संपत्ति को क्या माना गया है, जंगम संपत्ति। थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है जंगम बंगम, तो इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है ना। तो जब परीक्षा में हिंदी इंग्लिश दोनों आता है तो आप दोनों उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मूर्त संपत्ति को क्या माना गया, केवल मूर्त संपत्ति को ही इसमें क्या माना गया है, जंगम संपत्ति माना गया। और ये भी कहा गया है कि भूमि या भूबद्ध कोई चीज जो स्थायी रूप से कुल मिला के भूमि से जुड़ी हुई होती है वो जंगम संपत्ति नहीं है। ऐसी कोई संपत्ति या ऐसी कोई चीज, सीधा याद रखें, ऐसी कोई चीज जो भूमि से स्थायी रूप से जुड़ी हो, क्या जुड़ी हो, स्थायी रूप से, या जिसका आशय हो स्थायी रूप से जुड़े रहने का, ऐसी जो चीजें हैं वो जंगम संपत्ति नहीं है, ठीक है। भूमि से स्थायी रूप से जुड़ी हो, जंगम संपत्ति नहीं है।
क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है भाई जो स्थायी रूप से जुड़ी हुई, स्थायी रूप से जुड़ी हुई का मतलब होता है मान लो पेड़ लगाए, स्थायी रूप से ही लगाया जाता है तो वो जंगम संपत्ति नहीं है ना? हाँ वो बात अलग है कि जैसे अलग किया जाएगा वो जंगम संपत्ति हो जाएगा, भूमि से आप अलग करोगे वो जंगम हो जाएगा। आपका जो सीलिंग फैन टांगता है, आप घर में सीलिंग फैन टांगते हो, तो सीलिंग फैन मतलब जो छत पे टांगने वाला पंखा होता है वो क्या जंगम संपत्ति है? वो जंगम संपत्ति नहीं होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि उसका उद्देश्य होता है परमानेंट ऊपर टांगने का। ऐसा तो होता नहीं है कि सीलिंग, देखिए दो तरीके के फैन आते हैं, एक तो नीचे रखने वाला टेबल फैन कहते हैं जिससे, वो तो आप कहीं भी उठा उठा के रख देते हो। एक होता है सीलिंग फैन जो आपने एक कमरे में टांग दिया तो वो परमानेंट वहीं टंगा रहता है। तो क्या वो जंगम संपत्ति? वो जंगम संपत्ति नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि उसका उद्देश्य ये है कि वो स्थायी रूप से टंगा। वो बात अलग होती है कि जब खराब होगा आप उसे खोलोगे निकालोगे, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य स्थायी रूप से एक जगह टंगे रहना। तो वो क्या है? जंगम संपत्ति नहीं है। हालांकि उसको जैसे ही आप अलग करोगे वो जंगम संपत्ति हो जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन वो जंगम संपत्ति नहीं है। ठीक है, तो जंगम संपत्ति कैसी चीजें हैं? जो मूवेबल होती है। ठीक है, वो संपत्ति जंगम संपत्ति कहलाती हैं। और बाकी जो भी संपत्तियां स्थायी रूप से जुड़ी होती हैं या उनका आशय होता है, पेड़ हो गए, झाड़ हो गए, है ना, भूमि से स्थायी रूप से जकड़ी हुई, है ना। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि जहाज का जो लंगर होता है, जहाज का, हालांकि ये टीपी एक्ट में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि चूंकि जंगम संपत्ति की बात है तो कॉमन से लगते हैं, टीपी एक्ट में ज्यादा बेहतर तरीके से बताया है। तो क्या होता है कि जहाज का जो लंगर होता है, लंगर मतलब जब जहाज को हम रोकते हैं तो एक लंगर होता है, एक भाला इस तरीके का एक निशान रहता है, उसमें तीन तीन तरीके की रॉड रहता है, इसमें उसमें चेन बंधी रहती है। ठीक है, ये इसको लंगर कहते हैं। तो ये लंगर होता है जिसको जहाज पानी में बहे ना, जब किनारे पे आता है वो डाल दिया जाता है। तो क्वेश्चन आता है टीपी एक्ट में, इसमें नहीं। तो उसमें क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो आपका जो लंगर है, क्या ये जंगम संपत्ति? जो भैया जंगम संपत्ति नहीं है। लंगर भले ही लंगर भी जंगम संपत्ति नहीं माना, क्यों? क्योंकि वो जहाज को रोकने के लिए रहता है, पर वो बात अलग है कि कितने समय के लिए रोकने के लिए, तो वो जंगम संपत्ति में नहीं आता। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, टीपी एक्ट में आएगा, इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जंगम संपत्ति के बारे में ज्यादा डिटेल में जो है टीपी एक्ट में पढ़ने को मिलता है। इसमें तो केवल इतना बताया गया जो भूमि से भूबद्ध रूप या स्थायी रूप से जुड़ी हुई संपत्ति वो जंगम संपत्ति नहीं है। ठीक है, तो केवल मूवेबल प्रॉपर्टी है जो वो जंगम संपत्ति है। इसके अलावा अगर कोई संपत्ति इनसे अलग कर दी जाती है, मैंने बताया पहले ही कि अलग कर दी जाती है, तो भैया ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाती है। अब आप कहोगे ये कहाँ बताया? ये अपने आईपीसी में बताया गया है। आईपीसी में जब आप पढ़ते हो चोरी की परिभाषा, चोरी पढ़ते हो 378 जो है का स्पष्टीकरण एक, उसमें कहा गया है, सेक्शन 378 का स्पष्टीकरण दिया है। स्पष्टीकरण एक है, स्पष्टीकरण उपधारा नहीं है, ये स्पष्टीकरण है। हाँ, स्पष्टीकरण में दिया गया है। स्पष्टीकरण जो पहला है उसमें दिया गया है, उसमें लिखा ना कि जैसे ही पेड़ को अलग करते हैं वो चोरी की विषय वस्तु हो जाता है, जंगम संपत्ति हो जाता है। तो 378 का स्पष्टीकरण एक बताता है कि भैया जैसे ही कोई संपत्ति भले ही स्थावर है, लेकिन अगर आप उसे अलग करोगे वो जंगम संपत्ति बन जाएगा। हालांकि स्थावर संपत्ति या संपत्ति पद को जो है आपकी संहिता में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है कि भाई स्थावर संपत्ति क्या होगी, ये परिभाषित नहीं किया गया है। जंगम संपत्ति बताया, लेकिन स्थावर संपत्ति को यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है आपकी संहिता में कहीं भी। अब देखिए 23 कहता है सदोष अभिलाभ, सदोष हानि, सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना, तीनों की तीनों जो है परिभाषा आपकी एक ही में दे रखी है सेक्शन 23 में। सेक्शन 23 सबसे पहले कहता है सदोष अभिलाभ, अभिलाभ। ठीक है, तो सदोष अभिलाभ एक तरीके से अनुचित लाभ है। सदोष अभिलाभ का अर्थ है अनुचित लाभ, गलत फायदा उठा लेना। तो किसी संपत्ति से अभिलाभ प्राप्त करने का हकदार ना होते हुए विधि विरुद्ध साधनों द्वारा उस संपत्ति का अभिलाभ लेना सदोष अभिलाभ कहलाता है। तो कुल मिला के कहते हैं अनुचित लाभ। जिस लाभ के आप हकदार नहीं है वो लाभ अगर आप प्राप्त कर लेते हैं विधि विरुद्ध तरीकों से, कोई जुगाड़ तुगाड़ करके आप लाभ कमा रहे हैं, तो वो लाभ क्या है? वो विधि विरुद्ध लाभ है, या कह लीजिए सदोष अभिलाभ है। मतलब जो लाभ आपको नहीं होना चाहिए था और वो लाभ आप उठा रहे हैं विधि विरुद्ध साधनों द्वारा,
तो ऐसा लाभ क्या कहलाता है? विधि विरुद्ध लाभ कहलाता है। मतलब आप अगर सही तरीके से चले होते, विधि का पालन किया होता, तो शायद वो लाभ आपको ना मिलता। तो ऐसा लाभ जब आप प्राप्त करते हैं तो उसे कहते हैं सदोष अभिलाभ। ठीक है, या गलत तरीके से फायदा उठाना, सिंपल भाषा में कहा जाए, सीधी भाषा में कहा जाए तो अनुचित लाभ उठाना, गलत फायदा उठाना। जिस चीज के आप हकदार नहीं है उस चीज को आप प्राप्त कर रहे हैं, जो चीज आपको नहीं मिलना चाहिए थी वो आप ले रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या लाभ है? वो सदोष अभिलाभ है। अब सदोष हानि इसी का उल्टा है, सदोष हानि इसी का उल्टा है। क्या मतलब? देखिए, सदोष अभिलाभ कौन उठा रहा है? गलत व्यक्ति, जो गलत तरीके से लाभ उठा रहा है, गलत तरीके से विधि विरुद्ध साधनों द्वारा लाभ प्राप्त करना, सीधा है, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा लाभ लेना। कौन सा लाभ लेना? जिसके आप हकदार नहीं थे, वो लाभ आप ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं? गलत तरीके इस्तेमाल करके, विधि विरुद्ध साधनों से आप लाभ उठा रहे हैं, तो ये है सदोष अभिलाभ। सदोष हानि क्या है? सदोष हानि इसका उल्टा है। ये किसको हानि हुई? जिसको लाभ मिलना नहीं चाहिए था उसको वंचित कर दिया, बेचारे को लाभ नहीं मिल रहा, तो वो है सदोष हानि। ये कह रहा है किसी संपत्ति की ऐसी हानि जिसे उस संपत्ति के वैध रूप से हकदार व्यक्ति को सहन करनी पड़े। वैध रूप से हकदार व्यक्ति को वंचित करना, सीधे से वैध रूप से हकदार व्यक्ति को वंचित करना। मतलब क्या भाई? उदाहरण के लिए मान लीजिए एक छोटे गांव की घटना मान लीजिए, पाइपलाइन, आप ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, इसने क्या करा, एक पाइपलाइन डलवाई अपने घर, पानी की पानी की पाइपलाइन डलवाई अपने घर पे कि भैया पानी की व्यवस्था हो जाएगी। और बी का घर यहाँ पास में पड़ता था बीच में, तो इसने क्या किया, यहाँ से काट लिया और यहाँ ले लिया। अब चूंकि लगवाई तो इसने थी, पैसा भी यही भरता है, और लाभ कौन ले रहा है इसका? इसको, इसका यहाँ से लाइन आता पानी का फ्लो यहाँ से होता है, तो ये पहले से ही इसने मोड़ के लाभ लेना शुरू कर दिया। तो ये जो व्यक्ति लाभ ले रहा है बी वाला, ये क्या है? ये आपका सदोष अभिलाभ हो गया। गलत तरीके से लाभ प्राप्त कर रहा है ना, बिल ये भर रहा है, लाइन इतने डलवाई, पानी ये ले रहा है, तो ये क्या हो गया? सदोष अभिलाभ। ये बी कौन सा लाभ ले रहा है? सदोष, मतलब हकदार है नहीं, विधि विरुद्ध साधन है ना भाई, गलत तरीके का इस्तेमाल किया है, चुपचाप से खोद लिया, ज्वाइंट कर लिया और अपनी तरफ मोड़ लिया या पाइप लगा लिया, यहाँ से यहाँ तक पानी पहुंच ही नहीं रहा बेचारे का, तो ये कैसा लाभ ले रहा है? सदोष अभिलाभ। और ये बेचारे को क्या हो रही है? सदोष हानि हो रही है। भैया अगर ये लाइन नहीं लगाता तो इसको मिलता, इसी को मिलता है, लेकिन अब इसे नहीं मिल रहा है तो इसको क्या हो रहा है? इसको सदोष हानि हो रही है। ए को क्या हो रहा है? सदोष हानि हो रही है। तो ये क्या हो गया? देखिए दोनों उदाहरण हो गए, ये हो गया सदोष हानि और ये हो गया सदोष लाभ। ठीक है, सदोष हानि का मतलब सीधा सा है, जो लाभ आपको मिलना चाहिए था वो लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है, आप नुकसान उठा रहे हो, तो वो क्या है? सदोष हानि है। जो लाभ आपको मिलना चाहिए था, इसमें लिखा है सदोष हानि विधि विरुद्ध साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला व्यक्ति है। मतलब गलत तरीके से आपने उसका लाभ छीन लिया किसी व्यक्ति का, और जो लाभ उसको मिलता, लेकिन विधि विरुद्ध तरीकों से आपने उसको नहीं मिलने दिया, तो वो हानि क्या है? सदोष हानि है। ठीक है, ये कौन सा व्यक्ति है? बेचारा पीड़ित है, ये पीड़ित है, दुखी पर्सन है ये, इसका लाभ मिलना था, आपने छीन लिया, तो ये बेचारा सदोष हानि है। और ये क्या है? ये जो है, ये क्या है? ये गलत तरीके से लाभ उठाने वाला व्यक्ति है। ठीक है, या कह लीजिए ये मलाई खाने वाला व्यक्ति, और ये पीड़ा उठाने वाला व्यक्ति। अब बात आती सदोष अभिलाभ प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना, दोनों का मिक्सअप। सदोष लाभ प्राप्त करना, दूसरा कह रहा है सदोष हानि उठाना। ठीक देखिए तीसरा क्या कहता है, ये कहता है कोई व्यक्ति सदोष अभिलाभ प्राप्त करता है, यह तब कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखे रखता है, और तब भी जबकि वह व्यक्ति सदोष अर्जन करता है। क्या मतलब इसका? सदोष, कोई व्यक्ति सदोष लाभ प्राप्त करता है ये कह रहा है, मतलब कोई सदोष का मतलब सीधा है गलत तरीके से लाभ प्राप्त करता है। ये कह रहे हैं कि कब माना जाएगा कि वो व्यक्ति गलत तरीके से लाभ रखता है? तो कह रहा है सदोष रखे रहता है, सदोष रखता है
या अर्जन करता है। सदोष का मतलब यहाँ मान लो सीधा सीधा गलत तरीके से अपने पास रखता है कोई चीज, या उसको अर्जित करता है गलत तरीके से, विधि विरुद्ध, गलत तरीके का मतलब है विधि विरुद्ध तरीके से अपने पास रखता है कोई चीज या अर्जित करता है, तो इसको क्या कहा जाता है कि वो सदोष अर्जन करता है या सदोष लाभ प्राप्त करता है। और सदोष हानि मतलब इसको वंचित कर दिया जाता है। तो ये कह रहा है जबकि वह व्यक्ति सदोष रखता है, और तब भी जबकि वह सदोष अर्जन करता है। कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है, यह तब कहा जाता है जबकि उसे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जबकि वह किसी सदोष से वंचित कर दिया जाए। इसको वंचित कर दिया जाता है, बस इतना आसान उत्तर है। इसको क्या कर दिया जाता है? वंचित। जिस संपत्ति का हकदार था सदोष रूप से आप दूसरे ने कब्जा कर लिया और आपको वंचित कर दिया, तो आप हानि उठा। दो व्यक्ति होते हैं, अगर कोई लाभ किसी अन्य व्यक्ति को मिलना चाहिए था, उसका लाभ आप ले रहे हैं, तो एक तो वंचित हो गया, तो वो कह देंगे कि भाई सदोष हानि उठा रहा है वो व्यक्ति जो वंचित हो गया, और जो लाभ ले रहा है वो क्या कर रहा है? वो उसको सदोष प्राप्त कर रहा है। गलत तरीके से अगर आप कब्जा रखते हो या अर्जन करते हो, दोनों बात है, सीधी सी बात कह रहा है कि गलत तरीके से अगर आपने कब्जा रखे हुए हो या आपने अर्जित की है, तो ये क्या कहलाएगा? ये सदोष लाभ प्राप्त करना कहलाएगा। और हानि उठाना क्या कहलाएगा? जिसको वंचित किया आपने। ठीक है, तो ये सदोष लाभ सदोष हानि। अब क्या है? 24 है, बेईमानी से। सेक्शन 24, बेईमानी से। ठीक है, पूरा शब्द याद रखेंगे, बेईमानी से। ठीक है, 24 में क्या है? बेईमानी से, ना कि बेईमानी। 24 में क्या परिभाषित किया? बेईमानी से। बेईमानी को परिभाषित नहीं किया, बेईमानी से। ठीक है, याद में रखना इसको। ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को बेईमानी से करता है। तो यहाँ बेईमानी को परिभाषित नहीं करा है, यहाँ ये बताया कि कोई कार्य बेईमानी से कब कहलाता है। बेईमानी से तब कहलाता है जब आप एक को लाभ और एक को हानि पहुंचाते हैं। एक को लाभ और एक को हानि। कैसे मतलब? कैसे सदोष बेईमानी हो गया? मतलब आपने किसी को बेवकूफ बना दिया कि भैया तुम्हारी बढ़िया चीज बिकवा रहे हैं, उसको उल्लू बना के, बेवकूफ बना के उसकी कीमती चीज आपने ले ली। कीमती चीज लेके बोले हम इसको बढ़िया दिलवा देंगे, बढ़िया बोले बेकार है, ज्यादा मतलब उसके दिमाग में डाल दिया, बेवकूफ बना दिया उसे एक तरीके से। बेवकूफ बनाने के बाद उसकी चीज किसी को कम कीमत में बेच दी, तो एक को लाभ हुआ। जो चीज मान लीजिए महंगी बिकती, उसको सस्ते में दिला दिया आपने, उसको लाभ करा दिया, बेचारे को घाटा करा दिया। तो एक को लाभ करा दिया, एक को घाटा करा दिया। ये क्या कहला रहा है? ये कह रहा है बेईमानी से। कोई और भी उदाहरण हो सकता है, तो जो ये तो मोटे तौर पे समझने के लिए है कि आपने जो बेईमानी करके एक व्यक्ति को नुकसान कारित करा दिया और दूसरे को लाभ पहुंचा दिया। तो दो व्यक्ति है, उसमें से किसी एक को आप लाभ हानि पहुंचा देते हो या एक को लाभ पहुंचाते हो, तो ये कार्य क्या कहलाता है? ये कार्य कहलाता है बेईमानी से। ठीक है, ऐसा कार्य जब आप एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाते हो और दूसरे को हानि पहुंचाते हो। स्वाभाविक सी बात है, जब एक को लाभ होगा तो दूसरे को हानि होगी। तो एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है, तो माना जाता है कि ये कार्य आप क्या करते हो? आप बेईमानी से उस कार्य को करते हो। अब 25 कहता है कपट पूर्वक। सेक्शन 25, कपट पूर्वक। बेईमानी और कपट पूर्वक। कपट पूर्वक मतलब छल करना किसी व्यक्ति से। कोई व्यक्ति किसी बात को कपट पूर्वक करता है, यह कहा जाता है यदि उस बात को कपट करने के आशय से करता है किंतु अन्यथा नहीं। ये कह रहा है कि कपट करने के आशय से करता, अन्यथा नहीं। कपट करने का आशय। ठीक है, कपट पूर्वक कब कहलाता है? जब कपट करने का उसका आशय रहा हो, तब कहा जाएगा वो कार्य के वो कपट पूर्वक करता, अन्यथा नहीं। मतलब आशय जरूरी है इसमें। कौन सा आशय? कपट करने का। कपट मतलब किसी को आपको नुकसान, कपट का मतलब एक तरीके से आप किसको ठगना कहते हैं, कह लीजिए एक तरीके से, या ये कह लीजिए किसी को आप कहते हैं ना बेईमानी। बेईमानी ही कह लीजिए इसमें सही शब्द, कि भाई बेईमानी करना है किसी से। आपके दिमाग में पहले से ही चल रहा है भैया कपट करना है किसी व्यक्ति को, है ना, किसी को नुकसान पहुंचाना है, और आपका आशय भी है ऐसा, है ना। ठगते हैं ना लोगों को, जो लोग ठग कहते हैं, तो वो ही कह रहा है कि भाई जब आपके अंदर आशय है इस तरीके से कि इसको नुकसान कारित कराना है,
और कपट का आपके अंदर आशय होता है, और इस प्रकार जब आप कोई कार्य करते हैं तो माना जाता है, मतलब कहते हैं ना कपटी आदमी है, जो मन का अच्छा नहीं होता उसको कहते हैं कपटी। तो जो मन में कपट रखे हैं और कपट के आशय से कोई कार्य करता है, कपट करने के आशय से कोई कार्य करता है, तो माना जाता है कि वह व्यक्ति उस कार्य को क्या करता है, कपट पूर्वक करता है, गलत इरादे से। कुल मिला के कपट का मतलब है गलत इरादे से, गलत इरादा होता है उसके मन में आपको नुकसान पहुंचाना, तो उसको बोलते हैं कपट पूर्वक। 26 कहता है विश्वास करने का कारण। विश्वास करने का कारण। ये कहता है कोई व्यक्ति किसी बात के विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त हेतु रखता है, अन्यथा नहीं। एक ही शब्द है, पर्याप्त हेतु, पर्याप्त हेतु, यही शब्द इंपॉर्टेंट है बस। ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी बात पे विश्वास करने का कारण रखता है जब पर्याप्त हेतु को, मतलब सीधा सा है कि अगर आप किसी पे विश्वास करते हैं तो उसकी कोई वजह होगी ना, कोई रीजन तो होगा। कि अगर कोई आपसे व्यक्ति कुछ कहता है तो उस बात पे विश्वास करने का आपका कोई हेतु तो हुआ, पर्याप्त कोई वजह होना चाहिए ना। कि आप उस पर भरोसा करते हो तो क्यों करते हो भाई भरोसा, भरोसे की क्या वजह है। तो हेतु होता है उसके लिए, कोई हेतु होता है कि भाई ऐसा पहले भी हम करा, उसने बेचारा होती मतलब ईमानदार रहा है, हमने तो परखा है, जानते हैं, इसीलिए हम उस पर भरोसा करते हैं। तो कुल मिला के विश्वास तभी करोगे आप जब उस पर क्या हो, आपको पर्याप्त हेतु को, उसकी वजह हो विश्वास करने की। तो इसको क्या माना जाता है, विश्वास करने का कारण। विश्वास करने का कारण मतलब वजह। किसी पे आप बिलीव करते हो, किसी पे यकीन करते हो, कोई भी चीज भी हो सकती, व्यक्ति भी हो सकता है, तो उसके लिए आपकी वजह होना चाहिए। तो वो वजह की बात कह रहा है ये, पर्याप्त हेतु का मतलब है कोई वजह होना चाहिए, आप विश्वास करने का कारण होना चाहिए। 27 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति, ये इंपॉर्टेंट है। पत्नी और आप कहोगे लिपिक और हो गया सेवक, तीनों हो गए। सेवक के कब्जे में संपत्ति, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्या मतलब है? ये कह रहा है जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त, मतलब उस व्यक्ति के निमित्त, उसकी तरफ से उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई पति है, उसकी संपत्ति उसकी पत्नी के पास रखती है, भाई वो पत्नी को दे देता है, रखता है, तो ये माना जाएगा कि उसकी पत्नी के कब्जे में भले ही हो वो संपत्ति, उस व्यक्ति के ही कब्जे में है, यानी उसके पति के कब्जे में ही मानी जाएगी। ठीक है। अगर पति अपनी पत्नी को कोई संपत्ति रखने को देता है, वो पत्नी उसकी संपत्ति रखती है, तो पति के ही कब्जे में मानी जाएगी। ठीक है, यही माना जाएगा वो पति के कब्जे में है। ऐसे ही ये कह रहा है कि अगर आपका कोई लिपिक है, कोई क्लर्क आपके नीचे है और कोई सेवक है, आप उसके बॉस हो, आप उसके मालिक हो, ठीक है, आप मालिक हो, है ना, और आपने सेवक को दे रखा है, तो भी ये माना जाएगा कि वो संपत्ति सेवक मालिक के ही कब्जे में है ना। आप बॉस हो, ऑफिसर हो किसी के, आपके नीचे कोई लिपिक है, आपने उसको संपत्ति दे रखी है, तो लिपिक के कब्जे में हो चाहे सेवक के कब्जे में हो, तो जो स्वामी है संपत्ति का, उसी के कब्जे में उसको माना जाएगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो भी पत्नी के कब्जे में थी। भले ही पत्नी के कब्जे में हो, लिपिक के कब्जे में हो या सेवक के कब्जे में, जिसकी संपत्ति है उसी की मानी जाएगी, उसी के कब्जे में मानी जाएगी। जैसे हमने किसी को संपत्ति दे रखी है अपने लिपिक को, तो ये माना जाएगा कि हमारे ही कब्जे में है वो, भले ही वो लिपिक रखे हो उसको, हमने उसे रखने को दे दी, लेकिन वो कब्जा हमारे ही माना जाएगा। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है धारा। खासकर पत्नी, अगर कोई संपत्ति पत्नी के कब्जे में, वो पति की है, तो पत्नी की पर्टिकुलर संपत्ति वो बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर पति की संपत्ति रखे हुए हो, पति उसको रखने को देता है, तो वो पति के ही कब्जे में मानी जाएगी। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। सर लिपिक, लिपिक कि चाहे लिपिक हो चाहे सेवक हो, ये अगर अस्थायी रूप से भी नियुक्त किए जाते हैं कुछ समय के लिए भी, तो भी जो है इनको लिपिक या सेवक ही समझा जाएगा। ठीक है, विशिष्ट स्तर पर नियोजित इस व्यक्ति के अर्थ जो है लिपिक ही समझा जाएगा। भाई भले ही अस्थायी रूप से नियुक्त किए जाए, कुछ समय के लिए नियुक्त किए जाए, तो
तो भी इन्हें लिपिक सेवक ही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि परमानेंट ही हो कोई सेवक, आपने 2 महीने के लिए रखा था किसी नौकर को, किसी लिपिक को, तो वो भी लिपिक और सेवक ही माने जाएंगे। ठीक। अब 28 कहता है कूटकरण। कूटकरण, भाई कूटकरण क्या होता है देखिए। जो कहता है जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदस्य इस आशय से करता है कि वह सदस्य से प्रवंचना करे, या यह संभव जानते हुए करता है कि तदद्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है। क्या मतलब है? ये कह रहा है एक चीज को दूसरी चीज के जैसा बना देना, एक चीज को दूसरे के समान बना देना। समान, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ऐसी कोई चीज बनाता है कि देखते ही आपको लगता है कि, जैसे उदाहरण के लिए नकली ब्रांड आजकल चलते हैं, है ना, नकली ब्रांड बहुत चलते हैं। कोई फेमस ब्रांड है, उसका किसी ने कॉपी कर लिया, तो जो कॉपी की जाती है वो क्या है? वो कूटकरण है। सबसे अच्छा उदाहरण, कॉपी जो की जा रही है वो क्या हो रहा है? कूटकरण। कोई भी ब्रांड हो सकता है, कोई भी फोन का हो सकता है, कपड़ों के खासकर होते हैं ब्रांड होते हैं। एक उस पे आजकल हर एक लोकल शर्टों पे भी ब्रांड के नाम लिखे आते हैं। मोबाइल भी कॉपी आने लगे हैं आजकल, जो महंगे मोबाइल होते हैं उनकी कॉपी आ जाता है। तो वो सब क्या है? कूटकरण। जो देखते ही लगता है कि वही फलाना ब्रांड है, जबकि वास्तविकता में वो फलाना ब्रांड नहीं। कुल मिला के आप भुलावे में पड़ गए, आप वो ब्रांड समझ रहे हो, वो ब्रांड है नहीं। तो उसको क्या कहते हैं? कूटकरण कहते हैं। कि जब आप एकदम एक किसी चीज को देखते हो तो वो देख के आपको लगता है कि फलाना ब्रांड है, तो वो कूटकरण। और इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि नकल हूबहू एक सी हो, ठीक है। नकल एक सी हो जरूरी नहीं है, बिल्कुल। मतलब एकदम एक दृष्टि में आपने देखा और आप ठग गए, तो वो कूटकरण ही है। जरूरी नहीं कि हूबहू बिल्कुल हो, क्योंकि जो कूटकरण करते हैं बचने के लिए जो लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस कर देते हैं, हल्का सा चेंज कर देते हैं। हाँ, उदाहरण के लिए कोई भी ब्रांड ले लीजिए आप। अब कोई दूसरा आदमी नकली ब्रांड निकाल रहा है अपना, उसी के जैसे नाम रख देता है, उसी ब्रांड जैसा, कोई स्पेलिंग रहती बीच में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया उसने, तो वो भी कूटकरण माना जाएगा। और ये खासकर गांव में चलता है, जहाँ पे कम एजुकेटेड लोग होते हैं। उन्होंने कोई ब्रांड बनाया, मान लो उदाहरण के लिए टूथपेस्ट का ही कोई ब्रांड बनाया, कॉलगेट की जगह उसमें नाम लिख दिया बीच में, कॉलगेट की जगह बीच में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, वैसे ही जो उसके जो पैकेट होता है वैसे ही बना दिया। अब गांव के लोग तो थोड़ा सा समझते नहीं, उन्होंने गए और दिया, उन्होंने समझा कॉलगेट है, वो एक कीमत में ले दिया। तो ये भी क्या है? ये भी कूटकरण, ये भी कूटकरण है। नकल जरूरी नहीं कि हूबहू वैसी ही हो। तो कुल मिला के जब कोई चीज को आप देखते हो, भुलावे में पड़ जाते हो, उसको समझते हो कि वही चीज है, वास्तविकता में वो चीज नहीं है, तो इसको कूटकरण कहा जाता है। स्पष्टीकरण दे रखे हैं इसमें। और पहला स्पष्टीकरण यही कहता है कि नकल ठीक वैसी होना आवश्यक नहीं। तो कुल मिला के नकल करना, कह रहे ना, कॉपी मतलब नकल, तो नकल करना, कॉपी करना किसी चीज की, वो क्या कहलाता है? कूटकरण कहलाता है। और ये कह रहा है दूसरी उपधारणा की बात कहता है, दूसरा स्पष्टीकरण इसकी उपधारणा की बात कहता है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने कूटकरण किया है, तो जिस व्यक्ति ने भी कूटकरण किया है, तब तक जब तक कि वो तत्प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए, ये मान के चला जाएगा कि इसने जानबूझ करके वो कूटकरण किया है, मतलब नकली बनाया है। आपको सिद्ध करना कि भैया नकली नहीं है, ये अलग ब्रांड है, हमारा अलग ब्रांड है। वो बात अलग है कि हमारा इस ब्रांड जैसा थोड़ा हुलिया मिलता जुलता है, लेकिन है हमारा अलग ब्रांड। हमने अपना ही ब्रांड अलग निकाला, ये सिद्ध आप करोगे। ये सिद्ध कौन करेगा? आप खुद करोगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं इसमें। तो कूटकरण का अर्थ सीधा सीधा है नकल करना, कॉपी बनाना, ठीक। अब आता है 29 दस्तावेज। 29 दस्तावेज, दस्तावेज की हूबहू परिभाषा शामिल की गई है आपकी एविडेंस के हिसाब से। जो एविडेंस में है ना, सेम परिभाषा है यहाँ, अलग नहीं, किसी भी शब्द का अंतर नहीं है। जो एविडेंस में सेम दस्तावेज की परिभाषा उठा के यहाँ रखी गई है, ठीक है। इस आपके जो दस्तावेज की परिभाषा एविडेंस में है, उसी को उठा के यहाँ रखा गया है, कोई अलग नहीं है ये परिभाषा, ठीक है। दस्तावेज क्या होता है? दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है, जिसको किसी भी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों या साधनों द्वारा या उनमें से किसी एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आसित हो या उपयोग किया जा सके। क्या कह रहा है? पहला तो ये कह रहा है कि भाई दस्तावेज किसी भी
कह रहा है ना, दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का घोषक है, किसी भी विषय का, मतलब दस्तावेज का अर्थ किसी भी विषय का घोषक है, किसी भी विषय का, ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी विषय का, मतलब कोई भी आर्टिकल हो सकता है दस्तावेज, जरूरी नहीं कि पेपर हो, शिला हो, कुछ भी हो सकता है दस्तावेज, कुछ भी हो सकता है। दस्तावेज के लिए जरूरी नहीं कि लिखित पेपर ही हो तो ही दस्तावेज होगा। आपने पेपर पे लिखा वो दस्तावेज है ना। आपने किसी पेड़ पे खुरच के लिख दिया तो वो भी दस्तावेज है, पत्थर पे लिखा है तो वो भी दस्तावेज है, मट्टी पे लिख दिया वो भी दस्तावेज है, या धातु की किसी पट्ट पे लिखा दिया, गुदवा लिया, वो भी दस्तावेज है। यहाँ तक कि तो मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि आपने अपनी बॉडी पे टैटू बनवा लिया, वो भी दस्तावेज है। तो ये कह रहा है किसी को भी किसी भी चीज पे जब अक्षरों, अंकों या चिन्हों, तीनों साधन, अक्षर हो, अक्षर बने हो, अंक बने हो, चिन्ह बने हो, जिनको आप उकेर सकते हो किसी पे, तो ये सब की सब दस्तावेज की परिभाषा में आते हैं। आगे ये भी कहता है ये धारा, किसी भी साधन से, जरूरी नहीं स्याही से, ये दस्तावेज भी कोई भी चीज हो सकती है। ऐसे ही जरूरी नहीं कि स्याही हो, कलम हो, दबात हो तब आप लिखोगे, आप खुरच के लिख दो, आप अन्य कोई मेथड हो सकता है जिससे आप लिख दिया हो, उकेर दिया हो, वो सब की सब दस्तावेज की परिभाषा में आते हैं। तो कलम और दबात की जरूरत नहीं है दस्तावेज होने के लिए, किसी भी पदार्थ पे किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। खून से लिख दिया आपने, वो भी दस्तावेज है, ठीक है। इसके अलावा आपने उकेर दिया, वो भी दस्तावेज है, ठीक है। वो सारी की सारी चीजें दस्तावेज की परिभाषा में आएंगी। इसके अलावा आगे देखिए क्या कहता है, इसको और थोड़ा समझना है। ये कहता है जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आश्रित हो या उपयोग किया जा सके। ये कह रहा है उस विषय के रूप में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा, आश्रित हो या उपयोग किया जा सके, आश्रित हो या किया जा सके, उस विषय के बारे में, विषय उस विषय मतलब जो आपने लिखा है उसके लिए साक्ष्य के रूप में उसके इस आप, अब जब आप कोई चीज लिखते हो तो किसी ना किसी वजह से तो लगते हो कि भैया हमारे, जैसे आपने दूध वाले का हिसाब लिख दिया, कई लोग भैया दीवार पे खरोच के लिख दिया, अब तो नहीं लिखते, पहले लिख देते थे लोग कि याद रहा, आज नागा कर दिया दूध वाले ने, उनने उतरी दीवार पे खरोच दिया कि जब ये पैसे मांगने आएगा तो इसको बताएंगे, बोले तुम्हारे 4 दिन के तो नांगे ही हो गए, है ना। तो वो इस आशय से, तो वो लिखा इस आशय से हो कि भी उसका साक्ष्य में इस्तेमाल किया जा सके, या आस इस लिखा ना, साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आश्रित हो या उपयोग किया जा सके। आश्रित हो कि भैया जब आएगा, ये मांगेगा तो हम उसको दिखा देंगे, ये साक्ष्य तो दिखा देंगे। एक मिनट आगे पढ़ेंगे अपन, पहले इसको पूरा पढ़ उसके बाद। बताइए कौन बोल रहा, प्रीति जी क्या बोल रहे हैं? ठीक है, पहले इसको पूरा पढ़ लें। स्पष्टीकरण देखिए पहला, ये कहता है यह तत्वहीन है कि किसी साधन द्वारा या किसी पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं। ये कह रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो साक्ष्य के लिए न्यायालय में उपयोग किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। न्यायालय में उसका, न्यायालय में साक्ष्य के रूप में, ठीक है, इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई न्यायालय में एविडेंस के रूप में वो ग्रहण करेगा तो ही होगा वो दस्तावेज, नहीं करता इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कह रहा है। और ऊपर आपने पढ़ा कि भैया आश्रित था साक्ष्य के लिए, क्या मतलब हो रहा है, दोनों में क्या अंतर हो रहा है भाई, ये दोनों किस बात के बारे में है? ये आपके लिए कह रहा है कि भैया आपने बनाया था, कि हमने बताया ना उदाहरण, आपने अपने लिए बना लिया था कि दूध वाला आएगा उसे दिखाएंगे, एविडेंस हो जाएगा हमारा। अब ये जरूरी नहीं कि हम न्यायालय जाएंगे और कोर्ट में पेश करेंगे, इसके लिए इस उद्देश्य से बनाया, वो अलग बात होती है। न्यायालय में एविडेंस के रूप में किसी चीज को रखना वो एक अलग बात होती है। और आपने तो अपने खुद के लिए मेमोराइज के लिए बना लिया था एविडेंस के लिए कि भैया कोई आएगा। जैसे कई लोग जाते ना बड़े हिल स्टेशन पे जाते घूमने, वो अपने नाम को रेत के आते, बोले जब हम आएंगे फिर बाद अगले साल आएंगे देखेंगे। वो इसीलिए बनाया ना कि हम देखेंगे, दूसरों को दिखाएंगे, 4 लोगों को, देखो हम वहां लिख के आए थे, तुम जाओ तो फलानी जगह हम लिख के आए, नाम लिखा हमारा, देख के आना। तो आपने बनाया अपनी एविडेंस के लिए बनाया, दूसरों को दिखाने के लिए बनाया, तो वो वाली बात ये है।
ये क्या कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो आपने दस्तावेज रचा है वो न्यायालय में उपयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है एविडेंस के रूप में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पष्टीकरण कह रहा है। यह तत्वहीन है कि जिस साधन द्वारा या किसी पदार्थ पर अक्षर या अंक चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, उपयोग किया जा सकता है या नहीं, सीधी सी बात। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो दस्तावेज ही रहेगा। जरूरी नहीं कि वो न्यायालय में साक्ष्य रूप में उपयोग किया जा सकता हो या नहीं किया जा सकता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो दस्तावेज ही रहेगा। ठीक है, ये दोनों बातों में अंतर एक सी लगती है, जबकि ये अलग है। ये आपके लिए है कि भैया आपने बना लिया एविडेंस के लिए, खुद के लिए। ये न्यायालय में साक्ष्य पेश करना अलग बात होती है कि आप न्यायालय में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आपने पेड़ पे लिखा है, कहीं और लिखा है, वो नहीं आता तो वो वाली बात होती है कि न्यायालय एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता आपका एविडेंस। कुल मिला के ये मान लो न्यायालय एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो भी वो दस्तावेज ही है। ठीक, भले ही न्यायालय ना करे तो भी दस्तावेज। उदाहरण दिखा है उदाहरण फिर इसमें कुछ दे रखे हैं, किसी संविधा के निबंधन को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो उस संविधा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, दस्तावेज है। आपने कोई संविधा बनाई और इस उद्देश्य से बनाई कि भाई इसका साक्ष्य में एविडेंस में इस्तेमाल किया जाएगा, जब भी कोई दिक्कत होगी हम वो पेश कर देंगे। तो ये क्या कह रहा है, ये दस्तावेज है। आगे लिखा है बैंक कर पर दिया गया दस्तावेज है, वो चेक जो देते हैं बैंक पर वो भी दस्तावेज है। इसके अलावा कह रहा है मुख्तारनामा दस्तावेज है, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको कहते हैं, अगर वो दी जाती है वो भी क्या है, दस्तावेज है। इसके अलावा लिखा है मानचित्र रेखांकन जिसको साक्ष्य रूप में उपयोग लाया जाने का आशय हो या उपयोग में लाया जा सके, दस्तावेज है। ये कह रहा है भाई मानचित्र वगैरह है जिसका साक्ष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी दस्तावेज है। आगे कह रहा है जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो वो भी दस्तावेज। ये उदाहरण आपको पढ़ने हैं इसके। ठीक है, स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है, स्पष्टीकरण 2 कहता है अक्षरों अंकों या चिन्हों में से जो कुछ वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है या इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वस्तुतः अभिव्यक्त ना भी किया गया। ये कह रहा है कि जो भी अर्थ निकलता है वस्तुओं वगैरह से, अंकों वगैरह से, तो उसका वो अर्थ ही निकाला जाएगा, भले ही वास्तविक रूप में वो अर्थ नहीं निकलता हो। उदाहरण लिखा है इसमें, दृष्टांत का एक विनिमय पत्र की पीठ पर यानी पीछे, जो उसके आदेश के अनुसार देह अपना नाम लिख देता है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। ये जो वाणिज्यिक संव्यवहार होता है, मान लो आपने चेक के पीछे एक अपना नाम लिख दिया, उसका अर्थ ये कह रहा है कि वाणिज्यिक एक संव्यवहार जो होता है, लेन देन का जो संव्यवहार है, उसमें ये अर्थ लगाया जाता है कि फलाने व्यक्ति को पैसा उसको ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ये कह रहा है उसका वही अर्थ लगाया जाएगा जो उस संव्यवहार में उसका अर्थ लगाया जाता है, भुगतान कर दिया जाए, पृष्ठांकन दस्तावेज। और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाना चाहिए मानो हस्ताक्षर को पर धारक को भुगतान करो शब्द या तत्प्रभाव वाले शब्द लिख दिया गया। तो ये कह रहा है कि भले ही आपने पीछे नाम लिख दिया तो भुगतान करो ही अर्थ जो लगाया जाता है। हर हर जो आपका संव्यवहार होता है उसका कोई ना कोई अर्थ होता है, तो भाई वो अर्थ जो होता है सामान काम काज के, जो आपका क्या कहते हैं पैसों के लेन देन या वाणिज्यिक जो संव्यवहार होता है, अगर चेक के पीछे आपने लिख दिया है अपना नाम, तो उसको यही माना जाता है कि भाई फलाने व्यक्ति को देता, आगे नाम लिख दिया, पीछे आपने साइन मार दिए। तो ये कह रहा है कि उसका अर्थ यही माना जाएगा कि उसको, भले ही आपने ये नहीं लिखा कि उस फलाने व्यक्ति को भुगतान करा जाए, ऐसा नहीं लिखा आपने, उसका नाम पीछे लिख दिया, पृष्ठांकन कर दिया, तो उसका अर्थ यही लगाया जाएगा जो लगाया जाता है उस संव्यवहार के अनुक्रम में, भले ही आपने ना लगाया हो, ना लिखा हो, तो अभी जो अर्थ होता है उसका, या जो कामकाज में जो लगाया जाता है सामान्य अर्थ, वही अर्थ उसका लगाया जाएगा। कहने का मतलब है जो अर्थ निकलता है उससे मतलब नहीं है, जो लगाया जाता है सामान्यतः अर्थ, वही अर्थ जो है उस दस्तावेज का लगाया जाएगा। ये आपका दस्तावेज हो गया। अब देखिए 30 है मूल्यवान प्रतिभूति, सेक्शन 30 है मूल्यवान प्रतिभूति। ठीक है, मूल्यवान प्रतिभूति जिसकी कोई वैल्यू हो। ठीक है, तो मूल्यवान प्रतिभूति भी क्या है, एक दस्तावेज होती है। ठीक है, मूल्यवान प्रतिभूति भी क्या है, मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज का होता है कि यानी मूल्यवान प्रतिभूति भी क्या है, दस्तावेज है। ये भी याद रखेंगे आप कि मूल्यवान प्रतिभूति भी क्या होती है, दस्तावेज है। जो ऐसे दस्तावेज है या होना तात्पर्य है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, स्वीकृत, अंतरित, निर्बंधित
निर्वापित किया गया हो, छोड़ा गया हो, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभी स्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। तो कुल मिला के दो ही शब्द है। पहली बात तो मूल्यवान प्रतिभूति भी क्या है, दस्तावेज है। और ये कैसा दस्तावेज, जो विधिक अधिकार का सृजन करती है या उसे हटाती है। विधिक अधिकार से संबंधित है, सीधा याद रखें, विधिक अधिकार। ये ऐसा दस्तावेज है जो विधिक अधिकार से संबंध रखता है, मतलब किसी को विधिक अधिकार देता है, उससे विधिक अधिकार छीनता है, कम करता है, घटाता है, बढ़ाता है, वो तो नॉर्मल दस्तावेज नहीं है। ये ऐसा दस्तावेज है जो आपको कोई विधिक अधिकार देता है या विधिक अधिकार आपसे छीनता है या कम करता है। ये क्या है, ये मूल्यवान प्रतिभूति कहलाता है। मूल्यवान प्रतिभूति मतलब आपको जो विधिक अधिकार देता है। कई शब्द लिखे हैं इसमें, कौन सा है आपको, 30वां कह रहा है। तो कौन सा, जिस किसी व्यक्ति द्वारा अभी स्वीकृति की जाती है किसी चीज की, भैया आपने स्वीकार करा कोई चीज, है ना, की जाए कि वह विधिक दायित्व के अधीन है, आपने माना कि हम विधिक दायित्व के अधीन है, तो वही वो मूल्यवान प्रतिभूति है। या आपने कहा कि भैया हमने विधिक अधिकार त्याग दिया, तो ये भी आपका जो कौन सा हो जाएगा, मूल्यवान प्रतिभूति हो जाएगा। ठीक है। कोई विधिक अधिकार को सृजित करता है, यानी उसका निर्माण होता है या उसको बढ़ाया जाता है, आपका पावर इतना था, इतना कर दिया किसी दस्तावेज के थ्रू, तो वो भी मूल्यवान प्रतिभूति है। या अंतरित कर दिया जाता है, यहाँ से उठा के यहाँ दे दिया, तो या उस पर शर्तें लगा दी जाती है, निर्बंधन कर दिया जाता है, रोक लगा दी जाती है, या हटा दिया जाता है, या छोड़ दिया जाता है, सारी चीजें आ जाती हैं कुल मिला के। बस क्या होता है, विधिक अधिकार, तो वो क्या कहलाता है, वो मूल्यवान प्रतिभूति कहलाता है। उदाहरण भी लिखा होगा इसमें, हाँ लिखा है, कायिक विनिमय, ये इसका उदाहरण इसमें लिखा, कायिक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है। इस पृष्ठांकन का प्रभाव है कि किसी व्यक्ति को जो उसका विधि पूर्वक धारक हो जाए, उस विनिमय पत्र का अधिकार अंतरित किया जाना चाहिए। यह पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति, ये कह रहा है, कोई बात पैसे की देने की बात कह रहा है। आपने किसी दस्तावेज के पीछे क्या करा, दस्तावेज के पीछे आपने क्या करा, एक अपना पृष्ठांकन कर दिया, और उसका अर्थ ये होता है कि किसी को, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो चेक ही मान लो कि आपको चेक मिला और आपने उस किसी व्यक्ति का नाम लिख दिया और तो उसको दे दिया, तो वो क्या है, वो मूल्यवान प्रतिभूति। ठीक है। इसी तरीके से कह रहा है कि कोई विनिमय पत्र है, उस पर आपने लिख दिया, पीछे पृष्ठांकन कर दिया, और उसका अर्थ ये लगाया जाता है कि उसको भुगतान कर दिया जाए, तो ये क्या है, ये मूल्यवान प्रतिभूति की श्रेणी में आएगा। मूल्यवान प्रतिभूति इसको जो है माना जाएगा। अब इसमें कई उदाहरण फिर अपने हिसाब से बन जाते हैं कि भाई किसी व्यक्ति की रसीद खो गई और वो रसीद की कॉपी बना लेता है, तो वो या रसीद खो गई, तो क्या वो रसीद मूल्यवान प्रतिभूति, देखो नॉर्मल जिनकी कोई वैधिक वैल्यू होती है वो तो मूल्यवान प्रतिभूति होते जाते हैं, लेकिन जिनका कोई विधिक अधिकार नहीं होता वो मूल्यवान प्रतिभूति नहीं होते। ठीक है। तो विधिक अधिकार जहाँ होता है वो मूल्यवान प्रतिभूति है। उसमें फिर अपन को ये देखना पड़ेगा, भाई रसीद है तो काय की रसीद है ना, काय की रसीद है, आपकी बीमा पॉलिसी की रसीद है तो वो भाई मूल्यवान। ठीक है। इस तरीके से बन जाती, कोई चीज है जिससे कोई अधिकार है, विधिक अधिकार है आपका, तो भैया वो मूल्यवान प्रतिभूति हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। नॉर्मली हो गई आपके घर की डिस्क का बिल हो गया आपका, है ना, तो वो थोड़ी ना मूल्यवान प्रतिभूति। तो विधिक अधिकार हो कुछ है तो वो फिर मूल्यवान प्रतिभूति है, अन्यथा नहीं। ठीक है। ये सारी चीजें हैं, कोई अधिकार आपको मिल रहा हो, कोई घट रहा हो, कोई दे रहा हो, ले रहा हो, तो तब मूल्यवान प्रति हो जाती। 31 कहता है बिल, सेक्शन 31 कहता है बिल, वसीयत है ये बिल। ये लिखा है बिल में क्या है, बिल शब्द किसी भी वसीयत दस्तावेज का हो सके, सिंपल लिखा है, बिल मतलब वसीयत। ये कह रहा है बिल का मतलब है वसीयत दस्तावेज जो आप लिखी जाती है। वसीयत मतलब आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना है अपनी, आप चाहते हैं कि मेरे जीते जी हो जाए निराकरण तो ठीक रहेगा, तो आपने एक वसीयत लिख दी कि भाई जब मैं मरूंगा तो मेरे बच्चों में कोई डिस्ट्रीब्यूट ना हो, तो आपने वसीयत लिख दी। ठीक है। हालांकि ये मरने के बाद ही लागू होती, लेकिन आपने अपने जीते जी तो बना दिया, आपको पता है कि मेरे मरने के बाद भैया झगड़ा वो करेंगे, तो पहले ही बांट दिया, तो वो क्या कहलाती, वसीयत। बिल मतलब वसीयत, कोई खास परिभाषा नहीं है। तो बिल है 31। ठीक, सभी जानते हैं बिल क्या होता है। 32 देखिए, सेक्शन 32। 32 कहता है कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोभ, सीधा याद रखें, अवैध लोभ, अवैध लोभ। 32 में क्या है, अवैध लोभ पूरा है। कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोभ आता है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लिखा है कि जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रस्तुत ना हो, इस धारा के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अभेद लोपों पर भी है। ये कह रहा है जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल साबित ना कर दिए जाए, इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। अवैध मतलब जानबूझकर, अवैध लोपों पर भी। ये कह रहा है कि जब तक कि आप तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर देते, तब तक ये माना जाएगा कि उनका विस्तार अवैध लोपों पर भी है। मतलब जो जानबूझकर, अवैध मतलब गलत तरीके से जो लोप किए हैं, उनको भी माना जाएगा। तो जब तक कि आप तत्प्रतिकूल, अगर आपने कोई, कुल मिलाकर आपने कोई कार्य किया है, ठीक है, कोई कार्य किया है, उसमें कुछ ठीक है कुछ गलत है, तो ये कह रहा है उनका विस्तार अवैधों पर भी है। जब तक कि आप ये साबित ना कर दो कि आपने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया, तो उनका विस्तार अवैध लोपों तक भी माना जाएगा। ठीक है, जो काम आपने किया है उसका विस्तार अवैध पर भी होगा, जब तक कि आप तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर देते। उदाहरण के लिए, आप कोई काम करते हो, आपको कोई काम सौंपा गया, आपने दो चार काम अच्छे किए उसी में, और बाकी काम आपने गड़बड़ की है, तो ये कह रहा है भाई गड़बड़ भी किया वो भी माना जाएगा, अवैध रूप भी शामिल है, जब तक कि आप तत्प्रतिकूल साबित नहीं करते कि भैया ये तो हमने गलती से हो गया, तो वो आप जब तक तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर देते, माना जाएगा कि जानबूझ करके आपने ऐसा किया है। अवैध लोप के बाद आता है 32 के बाद आता है आपका 33 कार्य लोप। सेक्शन 33 ये कार्य लोप है। अवैध मतलब जानबूझकर गलती की ना, अवैध लोप का मतलब सीधा याद रखें, जानबूझकर गलती करना। आप तब बिल्कुल साबित नहीं करते तो माना जाएगा कि आपने जानबूझ के गलती की है। ठीक, कार्य लोप ये कह रहा है कार्य शब्द न केवल किसी एक कार्य बल्कि उस कार्य की श्रृंखला का भी द्योतक है। जो इसी प्रकार लोप शब्द न केवल एकल लोप बल्कि उस लोप की श्रृंखला का भी द्योतक है। ये क्या कह रहा है भाई? कार्य लोप। ये कह रहा है कार्य शब्द कार्यावली का द्योतक, कार्यावली मतलब कई कार्य है, इसमें एक कार्य नहीं है। ये कह रहा है कार्य लोप का अर्थ ये कह रहा है कई कार्य है, कार्यावली। उसी प्रकार एक कार्य का लोप शब्द लोपावली का द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लोप है। ये कह रहा है, एक मिनट पूरी परिभाषा ही पढ़ ले। कार्य शब्द कार्यावली का द्योतक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक कार्य का लोप शब्द लोपावली का द्योतक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार एक लोप का है। ये कह रहा है कि जिस प्रकार से एक प्रकार लोप, लोप मतलब जानबूझ के किसी चीज में, लोप मतलब होता है डिले करना, किसी को गलती करना, डिले करना, उसमें विलंब करना, विलंब करना, विलंब करना, डिले करना, गलती करना, ये सब उसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है जिस प्रकार से आपने एक करा है गलती, अगर कोई कार्य श्रृंखला का भाग, मतलब श्रृंखलाबद्ध कोई कार्य होता है, कोई कार्य श्रृंखलाबद्ध है, ठीक है, अब उस श्रृंखला में ये ढेर सारे काम हैं, उनमें से अगर आपने इसमें भी करा है, तो ये भी माना जाएगा कि जितने भी काम हुए इसमें जानबूझ करके आपने क्या किया है, वो कार्य लोप किया है, सभी में शामिल है वो, एक में करूँ चाहे इसमें में करूँ या सब में करूँ, तो कार्य लोप क्या माना जाएगा कि ये माना जाएगा कि वो सारे कार्य में जो है लोप किया है। तो जैसे एक कार्य लगाते हैं वैसे ही सब कार्य लगाएंगे। ये कह रहा था कि जैसे एक कार्य में आपने लोप किया, वैसे ही माना जाएगा कि सारे के सारे कार्यों में आपने जानबूझ करके क्या किया है, लोप किया है। जानबूझ करके क्या किया आपने, लोप किया है। आपकी जिम्मेदारी थी कहीं करने की और आपने एक काम में पकड़ गए तो मान लो सभी में किया। ये है कहने का, जिस प्रकार से एक कार्य में लोप अर्थ लगाते हैं उसी प्रकार से सभी कार्यों में उसका लोप का अर्थ जो है लगाया जाएगा। इसके बाद से जो इम्पोर्टेंट है आपका 32 से लेकर 34 से लेकर जो 38 तक के है, सामान्य आशय से संबंधित है। ये अपन कल ही देखेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। सामान्य आशय कहाँ से है, 34 से लेके 38 तक है। ठीक है, उसके बाद फिर 40 वगैरह है, 39 स्वेच्छा है, 40 अपराध है, 40 विधि है। तो 34 से लेकर 38 तक जो है सामान्य आशय है। ये इम्पोर्टेंट है आपका सामान्य आशय, ये अपन कल ही देखेंगे सामान्य आशय को। ठीक है, इसको कल देखेंगे, बाकी का आज के लिए बस इतना ही। सामान्य आशय वगैरह वाले जो टॉपिक है ये कल देखेंगे। एक मिनट, हाँ ठीक है, ये थोड़ा आगे का खत्म करना, फिर उसके बाद अपने शुरू होंगे ज्यादा। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये कल देखेंगे बाकी का हम। आज के लिए केवल इतना ही।